एक लंबे समय पहले बिलासपुर नामक एक गांव में रामचंद्र, उसका बेटा भरत, बहू शारदा, पोता रामू और पोती लता मिलके एक घर में रहते थे। रामचंद्र और भरत दोनों तापी मिस्त्री की काम करते थे। उस गांव के जमींदार को उस गांव से दूर एक बड़ा और पुराना घर था जो बहुत दिनों से खाली पड़ा था और इसीलिए रामचंद्र को उस घर के पास बुलाते हैं। रामचंद्र, इस घर को देखो, सालों से ऐसे खाली पड़ा है। अब तुम ही को इसे नया बनाकर मुझे देना होगा और तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। जी साहब, आपकी इच्छा के अनुसार इस घर को मैं एकदम नया बना के आपके हवाले करूंगा, लेकिन ये घर पुराना होने के बावजूद दिखने में बहुत ही सुंदर है। आखिर ये घर इतने सालों से खाली क्यों पड़ा है? जो भी इस घर में रहने आए ये कह के खाली कर दिए कि इस घर में अजीब आवाजें और हंसी सुनाई दे रही है। तब से डर के मारे कोई यहाँ नहीं रहता है, इसीलिए इस घर को बेचने जा रहा हूँ। इस घर के सामान भी तुम ही किसी को दे दो। जी साहब। और ऐसे जमींदार रामचंद्र को काम देकर चला जाता है। पहले ये देखता हूँ कि इस घर में कौन सी चीजें हैं, तब देखूंगा कि किसको देना है। ऐसे घर के अंदर जाता है। अंदर बहुत सारे चीजों के साथ ही एक बड़ी कुर्सी को भी देखता है। अरे वाह, ये कुर्सी तो देखने में बहुत नया है और सुंदर भी है। वो उस घर के सारी चीजों को अपनी जान पहचान के लोगों को दे देता है, पर उस कुर्सी को उसके साथ घर ले जाता है। घर पहुंचने तक बहुत रात हो जाती है। भरत, भरत। जी पापा। भरत, कल से हम सुबह उठ के जमींदार के पुराने घर काम करने जाएंगे। जी पापा जी। और ऐसे वो उसके कमरे में जाकर सो जाता है। सभी के सोने के बाद कुर्सी की झूलने की आवाज सुनकर रामू नींद से जागता है। पापा, उठिए पापा, मुझे कुर्सी की आवाज आ रही है। वो सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है, सो नहीं पा रहा हूँ। ऐसे उसके पापा जाग जाते हैं। हाँ, वाकई कुर्सी की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं बेटा कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है। और ऐसे दोनों मिलके आवाज आने की दिशा में जाते हैं। कुर्सी को अपने आप झूलते देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उस कुर्सी के पास जाकर उसे रोकते हैं, लेकिन छोड़ने के तुरंत बाद वो वापस अपने आप झूलना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, उन्हें जोर से हंसने की आवाज भी आती है। वो सुन के दोनों डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते हैं। उन दोनों की आवाज के कारण घर के सारे लोग जाग उठते हैं और उनके पास आते हैं। भरत, रामू, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो? दादाजी, ये कुर्सी अपने आप झूल रहा है और इतना ही नहीं, हमें किसी की भयानक हंसी भी सुनाई दिया है। हाँ पापा जी, ये सच है। भरत, देखो, क्या अब वो कुर्सी झूल रही है? नहीं ना? तुम भी रामू की तरह बात क्यों कर रहे हो? न जाने क्या सोच के सो रहे थे तुम दोनों। ये सब तुम्हारा वहम है बेटा। चलो जाके आराम से सो जाओ। ऐसे कहने पर दोनों जाके चुपचाप सो जाते हैं। सुबह उठ के रामचंद्र और भरत काम करने जमींदार के घर चले जाते हैं। रामू और लता पाठशाला के लिए तैयार हो रहे थे जब माँ, ये कुर्सी हमारे कमरे में क्या कर रहा है? ये तो बाहर था ना? शायद पापा इसे हमारे कमरे में लाए थे बेटा। मुझे इस कुर्सी को देख बहुत डर लगता है माँ, इसे हमारे कमरे से निकाल दो, इसे बाहर ही रखेंगे। ठीक है बेटा, पापा के आने के बाद उन्हें बोल दूंगी। और ऐसे कहने पर रामू और लता मिलकर स्कूल जाते हैं। रामचंद्र और भरत शाम को घर लौटते हैं। शारदा, आज जिस घर में हम काम करने गए ना, वो घर बहुत ही सुंदर था। सुनिए, क्या आपने ही कुर्सी को हमारे कमरे में लगाया? हाँ, नहीं, मैंने तो नहीं किया। तो फिर ये कुर्सी हमारे घर में कैसे आया? तो फिर ये कुर्सी हमारे कमरे में कैसे आया? उसे देख रामू को बहुत डर लग रहा है। उसे हमारे कमरे से बाहर निकाल दीजिए ना। उसके पत्नी के ऐसे कहने पर वो कुर्सी को कमरे से निकालने चाहता है। जब शारदा,
शारदा, तुमने कहा था कि हमारे कमरे में कुर्सी है ना, कहाँ है? अरे यही तो था, पता नहीं कहाँ गया। दोनों मिलकर उस कुर्सी को ढूंढने लगते हैं। शारदा, कुर्सी तो वही है जहाँ कल रात को था, पर तुम तो कह रही थी कि वो हमारे कमरे में है। मुझे सच में नहीं पता है कि ये कुर्सी हमारे कमरे में से यहाँ कैसे आ गई। ये सब देख मुझे बहुत डर लग रहा है जी। तुरंत ये सब हमें पापा जी को बताना चाहिए। हाँ ठीक है जी। दोनों मिलके रामचंद्र के पास जाते हैं। रामचंद्र अपने ख्यालों में खोया रहता है और उसे पता नहीं चलता है कि उसके बेटे और बहू उसके कमरे के अंदर भी आए। पापा, इतना क्या सोच में पड़ गए कि हमारा अंदर आना तक नहीं देखा आपने? कुछ साल पहले मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे। अब वो आदमी अचानक वो सारा पैसा मांग रहा है। ऐसे दुखी होके कहते हैं। पापा जी, आप निराश मत होइए, मेरे पास कुछ बचत के पैसे हैं। जी पापा, मेरे पास भी कुछ बचे हुए पैसे हैं। वही बच्चे भी बड़ों की बातें सुनकर अंदर आके कहते हैं, दादाजी, आपके दिए हुए पैसों में से सारे हमने खर्च नहीं किए, हमारे पास भी कुछ पैसे हैं। ऐसे चारों मिलके उनके पैसे रामचंद्र को देते हैं। उसे वापस देने के लिए ये पैसे काफी नहीं हैं, पर फिक्र मत करो, मैं किसी न किसी से पैसे उधार लेके उसे दे दूंगा। ये कहने पर चारों उस कमरे से चले जाते हैं। मगर कुछ दिन बाद भी जब कोई उसे पैसे नहीं देता है तो रामचंद्र फिर से दुखी होके बैठ जाता है। इतने में किसी का रामचंद्र को बुलाने की आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं होता है। पापा जी, लगता है कि कोई आपको बुला रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। ऐसे बात ही कर रहे थे जब एक आवाज आता है, मैंने ही तुम्हें बुलाया। वो कुर्सी उनके सामने आके रुकती है। देखते देखते ही उस कुर्सी में एक राक्षस प्रकट होता है। ये देख सभी दंग रह जाते हैं। बाप रे, राक्षस, राक्षस, बचाओ! सभी वहां से भागने लगते हैं। रुकिए, मुझे देख के मत डरो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर सभी रुक जाते हैं। रामचंद्र, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास हो। मुझे तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि तुम दुखी हो तो घर के छोटे बच्चे तक तुम्हारी मदद करने सामने आए। इसीलिए मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा और मैं तुम्हें मदद करने आया। तुम अब फिक्र मत करो। ये कह के अपनी शक्ति से एक बैग प्रकट करता है। उसे खोल के देखने पर उसमें बहुत सोना होता है, जिसे देख वो खुश हो जाता है। तो क्या वो तुम ही हो जिसने हम सबको इतने दिन डराया? क्यों डराया तुमने हमें? इसीलिए ताकि तुम लोग ये गांव छोड़ के भाग जाए, जिससे उस घर में तुम्हारा काम भी रुक जाएगा और वो जमींदार उस घर को बेच नहीं पाएगा। तुम इतने अच्छे होने के बावजूद राक्षस कैसे बने? और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरा घर है। एक दिन जब मैं इसी कुर्सी में आराम से सो रहा था, जमींदार के लोग आकर मुझे मार डाले और मेरे परिवार को भी डरा के इस घर से बाहर निकाला गया। सभी के साथ खुशी से जीना चाहता था मैं, पर इस हादसे के कारण मैं ऐसे बन गया। राक्षस की बातें सुनकर सभी बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन रामचंद्र जमींदार के पास जाकर राक्षस के बारे में और उस हादसे के बारे में बताता है। उससे जमींदार को डर लगता है कि कहीं वो राक्षस उसे कुछ ना कर दे, इसलिए वो रामचंद्र की बात मानने का फैसला करता है। तुम जो कहते हो वो करूंगा, लेकिन बस इस बात को कृपया हमारे बीच ही रखो और अब तुम्हें ही मुझे उस राक्षस से बचाना होगा। ऐसे कहने पर उसकी मदद के बदले में जमींदार राक्षस के परिवार को उनके घर लौटाता है। उससे राक्षस का परिवार खुश रहता है। राक्षस अपने परिवार को खुश देख बहुत खुश होता है और वहां से खुशी खुशी गायब हो जाता है। जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है और तब से वो उसका बर्ताव बदल के
उसके पैसों को दान कर देता है। उस राक्षस के द्वारा दिए गए सोने से रामचंद्र और उसके परिवार भी खुशी से जीते रहते हैं। एक लंबे समय पहले स्वर्णपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक नदी बहता था। हमेशा उस नदी में पानी का प्रवाह जारी रहता था और उस गांव वाले भी सिर्फ उस नदी का पानी ही उपयोग करते थे। एक दिन दोपहर के समय में एक राक्षस वहां से गुजर रहा था और उसको प्यास लगी थी। लगता है कि गर्मी के वजह से बहुत प्यास लग रहा है। ऐसे जब वो राक्षस पानी के लिए ढूंढते रहता है, उसे दूर में एक नदी दिखाई देती है। तुरंत मुझे उस नदी के ओर जाके पानी पीना होगा। ये सोचकर वो राक्षस स्वर्ण नदी के पास जाके पानी पीता है। इस नदी ने मेरा प्यास बुझाया और ये पानी भी बहुत अच्छा है। ये प्रदेश भी दिखने में बहुत सुंदर है। ऐसे सोचते रहता है जब एक औरत उस नदी के किनारे अपनी मटके में पानी भरने आती है। पानी पीते उस राक्षस को देख, बाप रे, राक्षस राक्षस ऐसे जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। हा हा हा, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मुझे देख कोई डर से भाग जाता है। अगर मुझे हमेशा ऐसे खुश रहना है तो मुझे इसी नदी के किनारे रहना होगा। ये सोच के वो राक्षस उस नदी के किनारे मौजूद एक पेड़ के ऊपर जाता है। उस औरत के जोर से चिल्लाने के कारण गांव वाले सारे अपने घरों से बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों इतने जोर से चिल्ला रही हो? ऐसे पूछने पर जो कुछ भी उसने देखा उसे बताती है। अरे डरो मत, दोपहर के समय को गर्मी में इतने दूर चल के जाने की वजह से तुम्हें ऐसे लगा होगा, बस ये तेरा वहम है। ऐसे सभी उस घटना को आसानी से लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। शाम को 4 औरतें मटके लेके उसी नदी के किनारे पानी भरने बात करते हुए जाते हैं। वो राक्षस उस पेड़ से इन औरतों को आते देख सोचता है, वो औरतें इसी नदी के किनारे आ रहे हैं। उन्हें यहाँ आने के बाद मैं बहुत डराऊंगा। हा हा हा। ऐसे सोचकर उनके वहां आने तक का इंतजार करता है। जब वो नदी के किनारे आके मटके में पानी भरते हैं, तब वो राक्षस नदी में प्रवेश करके उसका चेहरा नदी के बाहर रख देता है। उसे ऐसे रखते हुए देख चारों औरतें जब उस राक्षस के चेहरे को देखते हैं तो किनारे की ओर भाग चलते हैं और अचानक वो राक्षस उन औरतों के सामने आके खड़े होता है। राक्षस का डरावना अवतार देख वो औरतें डर से कांपने लगते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे नदी से पानी लेने आए? अब से यहाँ अगर कोई पानी भरने आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कह के वो राक्षस गायब हो जाता है। बाप रे, राक्षस राक्षस ऐसे जोर से चिल्लाते हुए वो 4 औरतें गांव की ओर भागते हैं। उन औरतों की चीखें सुन के गांव वाले सारे बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ दीदी, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो तुम लोग? और तब वो औरतें गांव वालों को सब कुछ बताते हैं। इसका मतलब दोपहर को उस औरत ने सच ही कहा था। हाँ, हमने खुद हमारी आंखों से उस राक्षस को देखा है। वो दिखने में बहुत भयानक था। तो उस नदी के पास वाकई ही एक भयानक राक्षस है। अब से कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा। क्या सच में राक्षस होता है? तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, पर अगर हमने इन बातों का यकीन माना तो फिर पानी के लिए बहुत कष्ट लेना होगा। इसीलिए हम सब उस नदी के पास जाकर देखेंगे। अगर वहाँ राक्षस नहीं है तो हम हमेशा की तरह उसी नदी से पानी भर सकते हैं। हाँ हाँ सही है, वहाँ जाकर देखेंगे। ये फैसला करके सभी गांव वाले मिलकर नदी की ओर बढ़ते हैं। नदी से कुछ दूर सभी देखते हैं कि एक आदमी नदी के किनारे पे मौजूद पेड़ के नीचे झूला झूल रहा है। रुको सभी, देखो वहाँ
नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे कोई झूला झूल रहा है। हाँ हाँ, वहां झूला झूलते हुए नजर आ रहा है। चलो जाकर देखते हैं कि उस झूले पे कौन है। और जब सभी उस पेड़ के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें एक बड़ा भयानक राक्षस को झूला झूलते हुए देख दंग रह जाते हैं। तो यहाँ सच में एक राक्षस है। अब से हम यहाँ पानी भरने नहीं आ सकते हैं। ऐसे फैसला करके सभी वहां से चले जाते हैं। तब से गांव वाले सारे उस तरफ जाने से ही डर जाते हैं और पानी मिलना मुश्किल हो जाने पर बहुत दुखी होते हैं। ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं और गांव वाले भी कोई उस नदी के तरफ नहीं जाते हैं। हमेशा इस नदी से कोई ना कोई पानी भरने आते जाते हैं, मगर अब कोई इस तरफ नहीं आ रहा है। बहुत दिनों से गांव वालों का वहां नहीं आने पर नदी बहुत डर जाती है। ये सब खुशी से झूला झूलता हुआ राक्षस देख के कहता है, हा हा हा, ये नदी अब मेरा है। जब तक मैं यहाँ हूँ इस गांव के लोग यहाँ नहीं आएंगे। सिर्फ मैं इस नदी से पानी पी सकता हूँ। तुम भी तो इस नदी के किनारे पहली बार अपनी प्यास बुझाने ही तो आए थे। हाँ तो? पर तुम तो आभारी भी नहीं हो इस नदी का। जिस नदी ने तुम्हारी प्यास बुझाई, तुम उसी पे कब्जा करके किसी को भी पानी पीने नहीं दे रहे हो। इस गांव वाले डर के मारे यहाँ नहीं आ रहे हैं और ये बात मुझे बहुत खुशी दे रहा है। अगर मुझे ऐसे ही खुश रहना है तो मुझे ऐसे सबको डराना ही होगा। नदी और राक्षस की बातें वहां से गुजर रहे एक साधु सुनते हैं। दूसरों को डरा के खुशी लेने वाले और राक्षस, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पानी ना भरने के कारण गांव वाले कितना तकलीफ ले रहे हैं? मुझे उनके तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी खुशी की पड़ी है। अपने खुशी के लिए दूसरों को बेवजह तकलीफ देने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं अपने खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। मुझे सवाल करने के लिए तुम होते कौन हो? मैं किसी से नहीं डरूंगा। कम से कम उस नदी के दुख को देख के तुम्हें बदलाव नहीं आया? तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। ऐसे कह के वो साधु उनकी शक्तियों का उपयोग करके उस राक्षस को श्राप देकर उसे एक पत्थर के रूप में बदल देते हैं। दूसरों को डरा के खुशी लेने वाले तुम अब दूसरों को पानी लेके खुश होते हुए देखोगे और दुखी रह जाओगे। ये कह के वहां से चले जाते हैं। राक्षस को श्राप देकर उसे पत्थर के रूप में बदलना वहां के रहने वालों में से एक देखता है और जाके सारे गांव वालों को बताता है। तब से सभी गांव वाले कोई तकलीफ के बिना नदी के पास जाके पानी लेके खुशी से जीते हैं। ये देख पत्थर के रूप में मौजूद राक्षस को उसकी गलती का एहसास होता है और नदी गांव वालों को उसके पास आके पानी भरते देख बहुत खुश होती है। एक लंबे समय पहले सिरिपुरम नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के अंत में एक गुफा था। उस गुफा में एक भूत रहती थी। जो भी उस गुफा की ओर जाता था वो भूत उसे गायब कर देती थी। इसीलिए सभी उस गुफा की तरफ जाने से भी डर जाते थे। एक दिन उस गुफा की ओर जगन नामक एक तरबूज बेचने वाला जा रहा था। तब उसे ऐसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। वो रुक के इधर उधर देखता है, मगर किसी के ना दिखाई देने पर डरते हुए चलना शुरू करता है। इतने में उसके बंडी पे लगे सारे तरबूज गायब हो जाते हैं। चारों ओर भयानक आवाजें सुनाई देते हैं। हाँ, मेरे सारे तरबूज कहाँ गायब हो गए? ऐसे डरते हुए इसके चारों ओर देखता है। मैंने ही तुम्हारे तरबूज गायब कर दिए। हा हा हा। ऐसे जोर से हंसते हुए वो भूत उसके सामने आती है। हाय भगवान, भूत भूत! ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगता है।
मगर वो भूत उसे भी गायब कर देती है। उस आदमी का वापस गांव ना आने के कारण गांव वाले उस तरफ जाने से और भी डरने लगते हैं। इतना ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के गांव वाले जिसने भी ये बात सुनी है वो उस गांव को आना ही बंद कर देते हैं। इसी कारण उस गांव वाले गांव छोड़ के नहीं जाते थे और वही अपने सारे काम करते थे। एक दिन राजकुमार को शिकार करने के लिए घोड़े पे उसी तरफ से जाते हुए देख एक आदमी उन्हें रोकता है। भाई साहब, मुझे पता नहीं कि आप कौन हो, लेकिन उस तरफ मत जाओ। कृपया मेरी बात मान के दूसरी दिशा से जाओ। अरे, मुझे इसी रास्ते से जाना है क्योंकि यही जंगल से पास होगा। जल्दी से जानवर का शिकार करके घर जा सकता हूँ। आप मुझे क्यों रोक रहे हो? अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो एक गुफा आएगा। उस गुफे में एक भूत है। आज तक उस गुफे की ओर गया एक भी आदमी वापस नहीं आया। ऐसे कहने के बावजूद राजकुमार उसकी बात नहीं सुनता है और उसी तरफ से जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डर के मारे जब चारों ओर देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस आदमी का बताया हुआ गुफा शायद यही है, लेकिन यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा है। ऐसे सोचते ही रहता है जब अचानक उसके घोड़े के सामने एक भूत होती है। उस भूत को अचानक देख राजकुमार रुक जाता है। भूत, भूत! ऐसे चिल्लाते हुए घोड़े से उतर के भागने लगता है जब वो भूत उसे भी गायब कर देती है। राजकुमार के शिकार से कई दिन बाद भी लौट के ना आने पर राजा जी एक विज्ञापन सभी ग्रामों को भेजते हैं कि जो भी राजकुमार को ढूंढ के सही सलामत घर पहुंचा देगा उसे उनके जायदाद में आधा हिस्सा मिलेगा। ये जानकर साहस नामक एक आदमी राजकुमार को ढूंढने एक घोड़े पे निकलता है। उस आदमी के कुछ दूर जाने के बाद एक बूढ़ी औरत को नीचे गिरे हुए देखता है। घोड़ा उतर के जब उनके पास जाता है तो उन्हें होश नहीं होता है। उसके पास के पानी से उनका मुंह धो के उन्हें उठाता है। सही समय में तुमने मुझे देखा है बेटा, और पानी भी पिलाया। कौन हो बेटा तुम? यहाँ से कहाँ जा रहे हो? माता, आपको तो पता ही होगा कि हमारे राजकुमार गुम हो गए हैं। मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ, तभी मैंने आपको यहाँ देखा। बेटा, अगर तुमको किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो इसे पकड़ के तुम जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। ऐसे उसे एक जादुई छड़ी देती है। उस जादुई छड़ी को लेके वो घोड़े पे बैठ के चले जाता है। जाते हुए साहस को एक आदमी रास्ते में रोकता है। उसे देख साहस भी रुकता है। बेटा, तुमसे पहले तुम्हारे ही तरह एक आदमी घोड़े पे शिकार करने इस तरफ आया था। मैंने उससे भी कहा कि उस तरफ एक गुफे में भूत है, पर वो फिर भी गया और अब लौट के नहीं आया। कम से कम तुम मेरी बात सुन लो, यहाँ से पीछे मुड़ के चले जाओ। हाँ, शायद मेरे पहले राजकुमार ही उस तरफ से गए होंगे। मैं भी उसी तरफ जाऊंगा तो ही उन्हें ढूंढ पाऊंगा। बेटा, क्या सोच रहे हो? चले जाओ। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, पर मुझे ये समझ में आया कि आप मेरे भले के लिए ही ये सब कह रहे हैं। लेकिन जिस आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ वो इसी तरफ जाने पर मिलेगा। ऐसे उस आदमी से कहकर गुफे की ओर बढ़ता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। फिर भी वो निडर होके आगे बढ़ता है। साहस, साहस! ऐसे उसे किसी का पुकार सुनाई देता है। यहाँ के लोगों को मेरा नाम कैसे पता है? किसने मुझे बुलाया? इधर उधर देखता है पर कोई नहीं दिखता है, मगर पास में एक गुफा दिखता है उसे। किसी ने तो मुझे बुलाया, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। शायद उसी गुफा में एक भूत रह रही है।
ऐसे सोचता है जब वो एक परछाई को देख के पीछे मुड़ता है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों हो? मैं कौन हूँ? ये कह के वो भूत उसके पास बढ़ती है। दिखने में भयानक रहने पर साहस उस भूत को देख डर जाता है और कांपने लगता है। इतने में साहस को उस बूढ़ी औरत का दिया हुआ जादुई छड़ी याद आता है और तुरंत उसे अपने हाथ में पकड़ता है। इस भूत को यहाँ से दूर कोई भी मनुष्य ना रहने के जगह चले जाना चाहिए। ऐसे मांगते ही तुरंत वो भूत वहाँ से गायब हो जाती है और उसके ही साथ उस भूत द्वारा गायब किए हुए सारे लोग वापस आ जाते हैं। उसमें राजकुमार को भी मौजूद देख साहस बहुत खुश होता है। साहस राजकुमार को राजा जी के हवाले करता है और जो कुछ भी हुआ उन्हें समझाता है। ऐसे राजा जी के विज्ञापन के अनुसार उनकी जायदाद में आधा हिस्सा साहस के नाम कर देते हैं। इतना ही नहीं, उस भूत को दूर भिजाने के कारण उस गांव वाले भी बहुत खुश होके साहस का अभिनंदन करते हैं। तब से साहस खुशी खुशी जीता है। उस गुफे का भूत अब ना रहने पर उस गांव के लोग भी अड़ोस पड़ोस के गांव जाते हुए अपने काम करते हैं और खुशी से जीते हैं।